हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी आरटीई को आज हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। उन सब चीज़ों को हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ेंगे जिसका नाम है द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, है ना। और ये ऐसी टॉपिक है जिस टॉपिक से आपको हर सब्जेक्ट के पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलॉन्ग विद सीटीपी। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ते हैं है क्या ये, है ना। द एक्ट इज कम्प्लीटली टाइटल, यानी अगर इस एक्ट के कंप्लीट टाइटल की बात करें तो इस एक्ट को क्या बोलते हैं, इस एक्ट को हम किस नाम से जानते हैं? अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो इस एक्ट को हम बोलते हैं द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, है ना। तो अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इस एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो सिर्फ आप ये नहीं लिखोगे कि द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये नहीं है क्या इसका फुल फॉर्म? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट इसका पूरा नाम है। समझ में आ रही है बात, है ना। इट वॉज पास बाय द पार्लियामेंट इन अगस्त 2009, है ना। तो इस एक्ट का नाम 2009 क्यों रखा गया है? क्योंकि ये पार्लियामेंट में 2009 अगस्त में पास किया गया था, है ना, इसीलिए इस एक्ट का नाम 2009 रखा गया। लेकिन 1 अप्रैल 2010, आप डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 को इसको क्या किया गया, इसको लागू कर दिया गया, है ना। ये इस एक्ट को लागू कर दिया गया। ठीक है, कब पार्लियामेंट में पास कब हुआ था? 2009 अगस्त में, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को इस एक्ट को लागू कर दिया गया था, है ना। व्हेन द एक्ट केम इन फोर्स, यानी केम इन फोर्स में कब आया था? 2010 में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। केम इन फोर्स यानी फोर्स में, यानी कब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था? 2010 में। लेकिन इसको पार्लियामेंट में पास कब किए थे हमने, कब किया था गवर्नमेंट ने? 2009 में। ठीक है, इंडिया बिकम one among 135th country where the education is the fundamental rights of every child। यानी इस एक्ट को पास करने के बाद इंडिया, जो हमारा भारत देश है, वो 135वीं कंट्री बन गया जहाँ पर एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया, है ना। समझ में आ रहा है कितने मौलिक अधिकार हैं? आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडिया। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा कि हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं। उन मौलिक अधिकारों में से एजुकेशन, है ना, हमारा एजुकेशन जो है एक वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बन गया। और फंडामेंटल एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बनाने वाला कंट्री इंडिया कौन सी कितने नंबर की कंट्री बनी? 135 नंबर की कंट्री बनी। इससे पहले यानी कि 134 देशों में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दे दिया गया था। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये क्या है, इस किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट में इसको लाया गया? द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 inserted Article 21 in the Indian Constitution which state the state shall provide free and compulsory education to all children of 6 to 14 year। यानी यहाँ पे बोला गया है कि अगर क्वेश्चन आता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इस एक्ट को लाया गया, तो वो कौन सा था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? 2002 में आया था। ठीक है, उसमें इस एक्ट को डाला गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल 21A के अंदर आपका राइट टू क्या है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट को लाया गया। ठीक है, और स्टेट को एवरी स्टेट, हर राज्य को ये दिशा निर्देश दे दिया गया कि आपको अपने स्टेट के हर स्कूल में 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, समझ में आया? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया? 86।
आर्टिकल कौन सी है? 21। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब एक एक करके बहुत ही अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे, है ना। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन निःशुल्क एवं अनिवार्य, है ना। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 यानी शिक्षा संबंधित एक विधेयक है ना। ये कैसा विधेयक है? शिक्षा संबंधित एक विधेयक है जो कि भारतीय संसद द्वारा 2009 में पारित किया गया, और इस विधेयक के पारित होने के बाद से बच्चों को फ्री में अनिवार्य, है ना, बच्चों को फ्री में अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स प्रदान कर दिया गया। ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं है। इस सिंपल से यही यहाँ पे बताया गया है जो मैंने आपको पहले बताया। ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 2009 में पारित हुआ और 2010 से इसको लागू कर दिया गया, और ये एक फंडामेंटल राइट्स बन गया, यानी मौलिक अधिकार हमारे देश का बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा का मतलब क्या है वो हम समझेंगे, है ना। निःशुल्क शिक्षा का मतलब क्या है, यानी सबको निःशुल्क शिक्षा देना है। किसको देना है, इसके लिए भी आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ निःशुल्क शिक्षा का मतलब है कि किसी बच्चे के माता पिता अपने बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा का व्यय उठाने में असमर्थ हैं और वो शिक्षा को जारी रखना और पूरा करना चाहते हैं, तो उनसे स्कूल के द्वारा किसी भी प्रकार की शिक्षा शुल्क या अन्य शुल्क नहीं लिए जाने चाहिए। यानी 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को उनके स्कूल यूनिफॉर्म, पढ़ाई के लिए जरूरी बुक, ट्रांसपोर्टेशन या फिर मिड डे मील आदि सब के लिए सरकारी नौकरी में कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। यानी आपको क्या समझ में आया इससे? आपको ये समझ में आया कि जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की जो बात हम करते हैं, निःशुल्क शिक्षा की बात करते हैं, इसमें ये प्रावधान है कि जो गरीब बच्चे हैं, है ना, जिन जो पढ़ाई अटेंड नहीं कर पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और उनके माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, किसी कारण बस वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? प्रारंभिक शिक्षा जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन में आप बिना किसी फ़ी लिए, है ना, बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन फ़ी के, बिना किसी मिड डे मील के फ़ी के, जो उनकी बुक्स है उनकी आपको फ़ी नहीं लेनी है, उनकी यूनिफॉर्म की फ़ी आपको नहीं लेनी है ना, तो वो सब आप फ़ी नहीं लोगे उन बच्चों से। और उन बच्चों की एज ग्रुप क्या होनी चाहिए? 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए ये प्रावधान किया गया था, है ना। इस अधिनियम के हिसाब से यदि बच्चे की स्क्रीनिंग या उनके माता पिता का इंटरव्यू किया जाने पर स्कूल को 25,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। यानी इस अधिनियम में क्या बताया गया था कि अगर आप किसी बच्चे का एडमिशन ले रहे हैं ना, तो उस एडमिशन के दौरान बच्चे की स्क्रीनिंग लेते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब है कि बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं, अगर और माता पिता का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इन दोनों लेने के कारण स्कूल को कितना जुर्माना देना पड़ेगा? 25,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। आपको किसी भी बच्चे की स्क्रीनिंग नहीं लेनी है, ना ही किसी बच्चे के माता पिता का इंटरव्यू लेना है एडमिशन लेने से पहले। समझ में आई? अगर आप इस तरह का कुछ अगर कोई स्कूल इस तरह का काम कर रहा है तो उसे क्या देना पड़ेगा? 25,000 जुर्माना सरकार को देना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम के लागू होने के बाद प्राइवेट स्कूल में 6 से लेकर 14 वर्ष की उम्र के 25% गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाना अनिवार्य है। यानी यहाँ पे क्या बताया गया कि प्राइवेट स्कूल में भी 25% की सीट आपको रिजर्व रखनी है। किसके लिए? जो कि बच्चे गरीब परिवार से आ रहे हैं, जो पढ़ाई का व्यय नहीं उठा पा रहे हैं, पढ़ाई का खर्चा उनसे नहीं उठ पा रहा है, तो किसी भी गरीब बच्चों के लिए आपको 25% की सीट आपको रिजर्व रखनी है। ये प्राइवेट स्कूल वाले को भी निर्देश दिया गया है इस अधिनियम के अकॉर्डिंग। यानी हर प्राइवेट स्कूल अगर 100 सीट है उसके पास, सपोज आप समझो कि अगर किसी प्राइवेट स्कूल के पास अगर 1 क्लास के बच्चे में सेक्शन अलग अलग होते हैं, 100 सीट है, तो उसमें से 25 बच्चे जो होंगे वो कहाँ से आएंगे? वीकर सेक्शन से आएंगे, है ना, जो कि गरीब सेक्शन से आएंगे। बच्चे जो गरीब होंगे उनके लिए आपको रिजर्व करनी पड़ेगी। यानी 25 बच्चे ऐसे होंगे जो कि गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है। प्राइवेट स्कूल के द्वारा ऐसा नहीं किए जाने पर शिक्षा के लिए दी गई फीस का 10 गुना ज़्यादा
जुर्माना या उस प्राइवेट स्कूल की मान्यता भी पूर्ण रूप से रद्द की जा सकती है। देखिए, प्राइवेट स्कूल ने एक तो एडमिशन नहीं लिया 25% बच्चों का, और एडमिशन लेने के बाद उस गरीब बच्चों से अगर उसने पैसा वसूला यानी फ़ी लिया, तो क्या किया जाएगा, उससे अगर जितना पैसा उसने फ़ी लिया होगा, मान लीजिए कि प्राइवेट स्कूल ने बच्चे से 2000 रुपये ले लिए, ठीक है, तो 2000 रुपये ले लिए, तो सरकार क्या करेगी, इसका 10 गुना यानी 2000 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया सरकार क्या करेगी, जुर्माना लेगी। किससे लेगी, प्राइवेट स्कूल वालों से लेगी, ठीक है ना। तो ये प्राइवेट स्कूल वालों के लिए भी इस अधिनियम में, इस एक्ट में क्या था, प्रावधान था, ठीक है। आरटीई एक्ट संविधान के आर्टिकल 21 में शामिल किया। ये मैंने पहले भी बताया कि किस आर्टिकल में शामिल किया गया है, आर्टिकल 21 ये, यानी आरटीई एक्ट को आर्टिकल 21A भी कहा जाता है। इस अधिनियम में विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र सीमा 14 से 18 साल तक की गई है। यानी अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो वो 6 से लेके 14 साल के उम्र के अंडर में आएगा। अगर लेकिन कोई स्पेशल चाइल्ड है, विकलांग बच्चा है ना, तो उसके लिए क्या लिया गया है, 6 से लेके 18 साल यानी 4 साल एज बढ़ा दिया गया है। इससे क्वेश्चंस बनता है, आप देख लेना, ठीक है ना। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर में ये आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के हिसाब से शिक्षक बच्चों को ट्यूशन नहीं दे सकता। अब आप किसी टीचिंग पोस्ट पर हो, किसी स्कूल में हो, पढ़ा रहे हो ऑलरेडी, तो आप किसी भी बच्चे से घर में ट्यूशन अलग से नहीं ले सकते हो। इस पर क्या है, रोक लगाई गई है ना। इस अधिनियम के तहत जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस अधिनियम के तहत जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, उनका एडमिशन उनकी आयु वर्ग के हिसाब से हो सकता है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द एडमिशन ऑफ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू अ क्लास फॉर हिज एंड हर एप्रोप्रिएट एज। इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा 10 साल का है ना, और उसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको क्लास 1 में एडमिशन लोगे, क्योंकि इसकी एज तो बढ़ गई है ना, तो उसको क्लास 1 में रखोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर 10 साल का बच्चा है तो उसको किस क्लास में होना चाहिए, क्लास 5 में होना चाहिए। तो आप उसके एज के अकॉर्डिंग ही क्लास में डालोगे। 10 साल का बच्चा है, मान लो किसी कारण से उसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, तो उसको आप क्लास 5th में डालोगे, ऐसा नहीं कि क्लास 1 में डाल दोगे। समझ में आई बात, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ठीक है। इस अधिनियम में छात्रों और शिक्षकों की संख्या अनुपात, स्कूल की बिल्डिंग, शिक्षकों के काम करने का समय, स्कूल वर्किंग डे आदि सबके लिए निश्चित मानक दिए गए। यानी इन सब चीज़ों पर बात की गई है कि कितने शिक्षक होंगे, कितने क्लासेस होंगी, बिल्डिंग कैसी होगी, प्लेग्राउंड हो गया, शिक्षक के काम करने का समय कितना होगा, है ना, कितने वर्किंग डे होंगे, सब कुछ इस एक्ट में बताया गया है ना। चलिए नेक्स्ट है, अब इस एक्ट में क्या क्या रोक लगाई गई, आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्ट प्रोहिबिट का मतलब होता है क्या क्या रोक लगाई गई है ना। मेंटल हरासमेंट एंड फिजिकल पनिशमेंट आप बच्चे को नहीं दे सकते। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार आप किसी भी बच्चे का मेंटल हरासमेंट यानी आप मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते हो बच्चे को, फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते हो आप बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट का मतलब कि आप डंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, मुर्गा या मुर्गी नहीं बना सकते हो, ठीक है। बच्चे के साथ इस तरह की हरासमेंट आपको नहीं करनी है ना। स्क्रीनिंग प्रोसीड्योर फॉर द एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन नहीं करना है। यानी ये जो 4-5 चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है, इन सब चीज़ों पे रोक है ना। द एक्ट प्रोहिबिट यानी रोक किस पर लगाई है कि आप बच्चे का स्क्रीनिंग नहीं ले सकते हो। स्क्रीनिंग का मतलब है होता है कि बच्चे का टेस्ट नहीं ले सकते हो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। कैपिटेशन फ़ी नहीं ले सकते हो, बच्चे इसके फ़ी नहीं ले सकते हो, जो भी उसकी ट्यूशन फ़ी लगती है वो आप नहीं ले सकते हो। प्राइवेट ट्यूशन बाय द टीचर, जो टीचर स्कूल में ऑलरेडी वर्किंग है, स्कूल में पढ़ा रहा है, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकता है ना। और जो भी स्कूल होगी ना रनिंग स्कूल विथ नो रिकॉग्नाइजेशन, यानी स्कूल को तभी आप पढ़ाओगे जब आपको मान्यता प्राप्त स्कूल ही चलनी चाहिए। जो जिस स्कूल को मान्यता प्राप्त नहीं है ना, तो वो स्कूल नहीं चल सकती है, ठीक है। उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। द एक्ट सेक्शन 19, द एक्ट
द आरटी एक्ट सेक्शन 19 क्लियरली स्पेसिफाई दिस नॉर्म, है ना। तो सेक्शन 19 में इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि मेंटेन ए टीचर स्टूडेंट रेशियो, स्टूडेंट टीचर रेशियो को आपको मेंटेन करके रखना है। कैसे करना है आपको हम बता रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:30 होना चाहिए। 1:30 का मतलब कि एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो एक टीचर होगा, है ना। 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। स्टूडेंट टीचर रेशियो यही होना कि टीचर कितना हो, 1 हो, और स्टूडेंट 30 हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ऑल रिकॉग्नाइज स्कूल मस्ट हैव रैम्प फॉर द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं उनमें क्या करना है, आपको रैम्प फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। रैम्प फैसिलिटी का मतलब क्या है कि जो कोई डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, मान लीजिए कि जो बच्चे लोकोमोटर डिसेबिलिटी उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं, तो उनके लिए आप रैंप का यूज़ करोगे ताकि वो उनका जो व्हील चेयर है, रैंप इस तरह की एक सीढ़ी होती है ना, फ्लैट सीढ़ी होती है, जहाँ पर आप व्हील चेयर के मदद से आप क्या कर सकते हो, क्लासरूम तक जा सकते हो, ठीक है। तो आपको रैंप की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, किसके लिए, डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए। लोकोमोटर डिसेबिलिटी की यहाँ पे स्पेशली बात की गई है, ठीक है। तो बहुत सारे नहीं, अगर आप रैंप की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो उनका क्लासरूम कहाँ होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए, ताकि वो ईजिली अपने क्लासरूम में जा सके, ठीक है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी ऑन द स्कूल प्रीमाइसेस। स्कूल प्रीमाइसेस यानी स्कूल के अंदर में क्या रखना है, आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, यानी साफ पानी आप बच्चों को देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं से भी ये गंदा पानी आप बच्चे पी रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक अच्छा प्ले ग्राउंड होना चाहिए बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो प्रावधान है, ये सारी बातें इस एक्ट में बच्चों के लिए बताई गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द गोल एंड द वैल्यू ऑफ इक्वलिटी। अब इस एक्ट में क्या बातें की गई हैं, इक्वलिटी की बात की गई है, सोशल जस्टिस की बात की गई है ना। तो गोल एंड द वैल्यू ऑफ इक्वलिटी, सोशल जस्टिस आर बिकमिंग रियलिटी विथ द आरटी एक्ट एंड इट्स इंक्लूसिव एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल फार्मूला। यानी इस एक्ट से क्या दिखा हमें कि इक्वलिटी की बात की गई, सोशल जस्टिस की बात की गई, है ना। सारे बच्चे इक्वल हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी बात की दी जानी चाहिए, इस एक्ट के द्वारा बातें बताई गई। और ये इंक्लूसिव एलिमेंट्री एजुकेशन को क्या देता है, बढ़ावा देता है ये एक्ट, ठीक है। अब नंबर ऑफ टीचर की हम बात कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ टीचर होने चाहिए। टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना होना चाहिए, प्राइमरी क्लासेस के लिए अगर हम बात करें तो 1:30, यानी एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो एक टीचर होना चाहिए। लेकिन वही सेकेंडरी के लिए, यानी जो सेकेंडरी यानी 6 to 8 वाले की अगर हम बात करें तो 1:35 बच्चे पर एक टीचर, और प्राइमरी के लिए 30 बच्चों पर एक टीचर, ठीक है। बट नॉट मोर देन 40 स्टूडेंट। किसी कारण बस किसी क्लास में 40 स्टूडेंट 39 38 स्टूडेंट हो गए हैं, लेकिन आपको इस नंबर को 40 से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। यानी यहाँ पर ये भी है, रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे क्लियरली रिस्ट्रिक्टेड है कि आपको 40 से ज़्यादा बच्चे एक क्लास में नहीं आप रख सकते हो, ठीक है। टीचर स्टूडेंट रेशियो अप टू 60 स्टूडेंट। अगर 60 चिल्ड्रन है तो आपको 2 टीचर होने चाहिए। अगर किसी स्कूल में, कोई छोटा स्कूल है, ये कोई क्लास है, इसमें 60 स्टूडेंट है तो 2 टीचर होंगे, है ना। अगर 60 से एक भी बच्चा बढ़ गया, यानी 60 से एक भी बच्चा बढ़ गया और 90 तक की संख्या उनकी जा रही है तो 3 टीचर हो जाएंगे। और 90 से 91 बच्चा हो गया, यानी 91 से 120 बच्चा हो गया तो 4 टीचर, यानी 4 टीचर एक क्लास में या एक स्कूल में होने चाहिए। ये जनरली किसकी बात हो रही है, जो गांव वगैरह में प्राइमरी स्कूल्स चलते हैं ना, उनके लिए ये बातें बताई गई है ना। अब 150 चिल्ड्रन, अगर किसी स्कूल में 150 चिल्ड्रन हो गए हैं तो आप उस स्कूल में 5 टीचर और एक हेड टीचर होना ज़रूरी है। 150 से अबव बच्चे हैं तो 5 टीचर और एक हेड टीचर होना ज़रूरी है। हेड टीचर या हेड मास्टर आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, यानी हर टीचर के पास एक क्लासरूम तो होनी ही चाहिए,
है ना। एंड वन ऑफिस कम स्टोर कम हेडमास्टर रूम, एक हेडमास्टर के लिए रूम होने चाहिए जो कि आप उसको ऑफिस के लिए यूज़ में लाओ या स्टोर रूम के लिए यूज़ में लाओ, लेकिन एक ऐसा रूम जहाँ होने चाहिए जहाँ पे हेडमास्टर बैठ सके, वहाँ पे स्टोरेज भी हो और वहाँ पे ऑफिस का भी काम हो, है ना। सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए, है ना। अलग सेपरेट टॉयलेट, यहाँ ये हर जगह अब हो चुका है कि गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट होगा और बॉयज़ के लिए अलग, ठीक है। किचन वेयर मिड डे मील इज प्रिपेयर्ड, एक किचन भी होना चाहिए जहाँ पे आपके मिड डे मील का जो खाना है जो दिया जाता है ना। क्योंकि क्या है, मिड डे मील का प्रावधान क्या है कि भूखे पेट पढ़ाई नहीं होती है, जो बच्चा भूखा है वो कैसे पढ़ाई करेगा। तो मिड डे मील का प्रावधान इसलिए रखा गया कि जो गरीब बच्चे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, वो बच्चे आए, खाना भी खाए और साथ में पढ़ाई भी करें, है ना। प्लेग्राउंड होना चाहिए बच्चों को खेलने के लिए, है ना। सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी साफ सुथरा पानी बच्चों के लिए आपको देना है ना। ये सारे स्कूल को करना ही है, ये इस एक्ट में बताया गया है। अभी आप किसी भी, अभी क्या है, अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है। मैं 2 दिन पहले केंद्रीय विद्यालय में गई थी, तो मैंने देखा वहाँ पर कि अलग से आरटी एक्ट के थ्रू बच्चों की लिस्ट निकली हुई थी, यानी वहाँ पर ये इस रूल को फॉलो किया जा रहा है। मैंने इस चीज़ को देखा कि 25% प्रावधान है ना, कि 25% जो गरीब बच्चे हैं जो आरटी एक्ट के अंदर आते हैं उनको एडमिशन देना है। तो वहाँ पे क्लियर कट 25% बच्चों का नाम था जो कि आरटी एक्ट के अंदर में आते हैं, है ना। तो इस चीज़ को मैंने फिजिकली एक्सपीरियंस किया, ठीक है। चलिए अब वर्किंग डे की बात कर लेते हैं। तो वर्किंग डे के लिए क्या बताया गया है, 200 वर्किंग डे फॉर 1 to 5th प्राइमरी टीचर, यानी प्राइमरी वाले टीचर किस क्लास को पढ़ाते हैं, 1 से 5 वाले जो टीचर होते हैं, 1 से 5th क्लास को पढ़ाने वाले टीचर प्राइमरी टीचर कहलाते हैं। उनके लिए वर्किंग डे कितना बताया गया है, 200, है ना। 200 वर्किंग डे, एक साल में कितने 365 दिन होते हैं ना, 365 दिन में से आपको 200 दिन काम करना है। और अगर घंटे के हिसाब से देखें तो 800 घंटा, है ना। 200 और 800, है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। इंस्ट्रक्शनल आवर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी या मिडिल स्कूल की बात करते हैं तो 220, यानी 365 में से 220 दिन वर्किंग डे होना चाहिए, है ना। 220 वर्किंग डे आपको काम करना है किसी भी हालत में। ये किसके लिए, 6 to 8 वाले बच्चों के लिए बात की जा रही है। जो बच्चे 6 to 8 क्लास में पढ़ते हैं या जो टीचर 6 to 8 क्लास को पढ़ाते हैं उनके लिए ये बताया गया है कि अगर आप टीचर हो तो 220 दिन आपको किसी भी हालत में काम करना है, अगर आप 6 to 8 को पढ़ाते हो। अगर आप 1 to 5 को पढ़ा रहे हो, आप प्राइमरी के टीचर हो, तो आपको 200 वर्किंग डे काम करना है। अगर घंटे के देखा जाए तो प्राइमरी के लिए 800 घंटे और मिडिल के लिए 1000 घंटे, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगर वीक देखा जाए कि एक वीक में आपको कितना काम करना है, तो 45 घंटे काम करना है, इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग आवर। प्रिपेयरिंग आवर का मतलब क्या है कि आपको लेसन प्लान बनाना है, आपको प्रिपेयर करना है क्लासरूम के लिए, आपको अपने आप को रेडी करना है, उसको इंक्लूड किया गया है 45 घंटे में ही, ठीक है। स्कूल शुड बी अराउंड 1 किलोमीटर प्राइमरी, यानी कोई भी प्राइमरी स्कूल कितनी दूरी पर होना चाहिए, 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। किसी भी बच्चे के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर क्या होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। और एलिमेंट्री यानी 6 to 8 की बात की जा रही है, वो 3 किलोमीटर के दायरे में आना चाहिए। समझ में आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्राइमरी स्कूल कितने दूरी में होना चाहिए, 1 किलोमीटर में। और जो एलिमेंट्री स्कूल है, जो मिडिल स्कूल है आप जिसको बोलते हो, तो 6 to 8 की बात हो रही है, वो 3 किलोमीटर के दायरे में आना चाहिए, ताकि बच्चों को जाने आने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। एसएमसी शुड बी देयर, यानी एसएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा जाता है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में बहुत कुछ परसेंटेज पेरेंट्स का भी रहता है ना, जिससे क्या होता है कि बच्चों के प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे स्कूल से के प्रॉब्लम, स्कूल में क्या बढ़ाना है क्या घटाना है, सबसे रिलेटेड बातें होती हैं, मीटिंग होती है, इसलिए बनाई जाती है एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं ना। फुल फॉर्म ऑफ आरटी एक्ट, यानी आरटी एक्ट का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यही बोलोगे आप, है ना। लेकिन
राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट होगा इसका फुल फॉर्म। आप अगर आप पूरा आपको याद रहेगा पूरा फुल फॉर्म तो आप सही करके आओगे, ठीक है ना। राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ये भी नहीं है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, और चौथा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, है ना। तो होगा क्या, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है आपको कि क्या है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट इसका पूरा नाम है। तो आप कंफ्यूज किसके बीच में होंगे, आप ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी में आप कंफ्यूज हो गए। तो इसका पूरा फुल फॉर्म राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट नहीं है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इनकेस ये वाला नहीं रहेगा ऑप्शन तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो, है ना। बट यहाँ पे देखिए कंपल्सरी नहीं लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, ये कंपल्सरी नहीं लिखा है, कंपेंटरी लिखा हुआ है ना। तो ये आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। द आरटीई एक्ट यानी आरटी 2009 एक्ट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किस आर्टिकल पर बेस्ड है ना। यानी आर्टिकल 21 अभी हमने पढ़ा, आर्टिकल 21 ए के अंदर में आता है, यानी किस आर्टिकल के अंदर आता है, 21, है ना, या 21 ए। अगर एग्जैक्ट डेटा पूछा जाए तो आर्टिकल 21 ए के अंडर में ये आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्शन आरटीई एक्ट 2009 एक्ट हैज, यानी कितने सेक्शन है आरटीई एक्ट में। तो आपको ये याद रखना है कि टोटल 38 सेक्शन है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि कितने सेक्शन है, टोटल 38 सेक्शन है इस एक्ट के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did the right of child to free and compulsory education act 2009 come into force, कब फोर्स में आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था इसको पार्लियामेंट में पास कब किया गया था, 2009 में। लेकिन ये फोर्स में कब आया था, कब इसको लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010। मैंने पहले भी बताया था आपको, स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1 अप्रैल 2010 को ये लागू कर दिया गया था, है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।